गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं जो कनाडा के जॉब ऑफ़र्स और कनाडा के जो वर्क परमिट और इन सभी चीज़ों के बारे में जो धांधलियाँ चलती है और ये जो वर्क परमिट निकलते हैं इसके अंदर जो एजेंसी वाले आ जाते हैं और इसके अंदर जो एम्प्लॉयर्स किस तरीके से यहाँ पे कई जो एम्प्लॉयर जो हैं इस प्रोसेस को मैनिपुलेट किया है, तो उसके बारे में ये वीडियो है। बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वेलकम बैक गाइस। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट में डाला था कि जिन जिन लोगों को कनाडा के वर्क परमिट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लोग कमेंट बॉक्स पे लिखें। तो काफ़ी कमेंट्स आए हैं, काफ़ी ईमेल्स आए हैं, तो मैं उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आधे से ज़्यादा जितने भी लोग आज कनाडा इमिग्रेशन चैनल पे आते हैं वो ये वर्क परमिट के बारे में जानना चाहते हैं। इवन मैं भी जब कनाडा में नहीं आया था, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता था। मुझे भी ऐसा लगता था कि ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वर्क परमिट लेके इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे भी डाउट था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आ गया और जब यहाँ पे इमिग्रेशन लॉयर्स और कंसल्टेंट के साथ मैं बैठा, उनके साथ मैं सीखा और यहाँ पे भी जो चल रहा है यहाँ पे ओवरऑल जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे भी जो बात करके मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मुझे मिला। और उसके बाद मैं ये स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें, और फिर अब में कई सारी चेंजेस आए हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने शेयर करी है आप लोगों के साथ। और आपको पता है कि मैं जो भी बताता हूँ मैं कट टू कट बताता हूँ, मैं बिल्कुल सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ के लिए नहीं बनाता। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, जो कन्फ्यूजन्स हमें हुए, वो कन्फ्यूजन्स आपको नहीं हो और एटलीस्ट आप सेफ़ रहें इस प्रोसेस के अंदर। तो बिल्कुल टॉपिक पे बिल्कुल स्टिक करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट। गाइस, विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेट्स से अगर कोई बंदा आता है इंडिया से यहाँ पे विजिटर वीज़ा लेके यहाँ पे आता है, पहली चीज़ आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपको गवर्नमेंट ने वीज़ा क्यों दिया है। आपको गवर्नमेंट ने वीज़ा दिया है विज़िट करने के लिए यहाँ पे। ऑब्वियसली आपके कोई फ्रेंड होंगे या आपके ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी तभी आपको विजिटर वीज़ा मिलेगा। विजिटर वीज़ा हर किसी को नहीं मिलता। मैं आपको बता दूँ, आज मेरे पासपोर्ट पे ऑलमोस्ट ऐसी कोई कंट्री है नहीं जिसका स्टैम्प्स नहीं हो, लेकिन मैंने भी जब पहले विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था तो रिफ्यूज़ हो गया था। और ये जब रिफ्यूज़ हुआ था जब मेरी वाइफ यहाँ पे पढ़ रही थी, ठीक है। तो उनको अगर जब तक ये नहीं लगता कि आप यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ पे आने के बाद आप वापस जाओगे, आपके पास एक वैलिड पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है, आप जो जॉब कर रहे हो वो जॉब छोड़ के तो नहीं आ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे आके आप एम्प्लॉयमेंट सर्च करोगे। कई सारे फैक्टर होते हैं, प्लस आपके पास पैसा कितना है, ठीक है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि विजिटर वीज़ा में ना पैसा दिखा दो, कितना दिखाएं, 5 लाख 10 लाख। गाइस, मैं आपको बताऊं, जब मैंने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था मैंने 20 लाख रुपए अकाउंट में दिखाए थे, 20 लाख रुपए, फिर भी मेरा विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, जबकि मेरी वाइफ यहाँ पे पढ़ रही थी और ट्रैवल हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि सब कुछ था, लेकिन प्रोसेस पता नहीं था। और फिर जब प्रोसेस पता चला, जब मैं मिला लोगों से और जब मैंने बात करी तब मुझे पता चला। उस वक्त चैनल भी नहीं थे इतने जो गाइड कर सकें, लेकिन एटलीस्ट अब चैनल्स हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो विजिटर वीज़ा सबसे पहले तो बहुत डिफिकल्ट होता है, आपके पास वैलिड पॉइंट होना चाहिए, आप जेन्युइन विजिटर होने चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा। पहली चीज़, लेट्स से अगर आपको मिल भी जाता है और आप यहाँ पे आ जाते हो, आने के बाद आपको अचानक से कोई जॉब मिल जाती है, आप इधर उधर से सेटिंग कर लेते हो LMI की। LMI है और वर्क परमिट की सेटिंग भी बताऊंगा आपको, लेकिन चलो ठीक है, आपको सेटिंग आप कर लेते हो। आपकी जब फाइल जाएगी केस ऑफिसर के पास, वो देखेगा यार ये बंदा तो आया था 15 दिन पहले और अभी इसको जॉब भी मिल गई और यहाँ पे काम भी करा। तो सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स होते हैं इन केसेस में अगर आपके पास जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है, एज भी आपकी मैच कर रही है उस ऑक्यूपेशन से, तभी आपको मिलेगा। इतना इजी नहीं होता ये, इस शॉर्टकट में ना जाएं, इट्स नॉट इजी एट ऑल। इसके बारे में मैं और वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, कुछ लाइसेंस कंसल्टेंट्स हैं जो लॉयर्स हैं उनके साथ में बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, विजिटर वीज़ा का लेट्स से अगर कोई आता है यहाँ पे, आने के बाद उसने ट्रक का लाइसेंस ले लिया, ट्रक का लाइसेंस लेने के बाद वो LMI सर्च करके वर्क परमिट के लिए जाता है, तो वो देखेगा कि भाई ये बंदा इंडिया से आया है यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे, इसके पास वैलिड एक्सपीरियंस भी नहीं है और इसको कैसे जॉब दे देंगे, रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो बहुत सारे होते हैं, बहुत कम होता है जिसमें
कईयों की लॉटरी खुल जाती है, लग जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में ना पड़े, बहुत लेंदी प्रोसेस है, फालतू में पैसे वैसे डूब जाएंगे आपके, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ में ध्यान करिए। दिस इज़ नॉट अ शॉर्टकट, ये बहुत लॉन्ग कट में आपको ले जाएगा। अब बात करते हैं गाइज ट्रक LMIA एंड वर्क परमिट। ट्रकिंग के LMI के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप और भी ऑक्यूपेशन भी इसमें ऐड करूँगा, लेकिन अब मैं ट्रकिंग की सीरीज़ बना रहा हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। ट्रकिंग के अंदर लेट्स से कोई बंदा है यहाँ से चला गया दुबई के अंदर, उसके पास वैलिड एक्सपीरियंस है 2 साल 3 साल का, ठीक है। पहली बात, इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं चलते हैं, जो भी आप देख रहे हो यूट्यूब पे या कोई भी कह रहा है मैं खुद ट्रकिंग इंडस्ट्री से हूँ यार, मैं खुद एम्प्लॉयर्स को जानता हूँ, कोई हायर नहीं करता है, ये सब फालतू की बातें। इवन आप कोई सेटिंग वेटिंग भी करो तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई हायर कर लेगा। लेकिन चलो ठीक है, आप मिडिल ईस्ट में गए, आपने एक्सपीरियंस ले लिया 3 साल 4 साल का, उसके बाद आप सर्च करते हो वर्क परमिट के लिए, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बनाया है, फॉरेन वर्क परमिट का एक प्रोसेस बनाया है। लेकिन क्या होता है, आज हमारे ट्रकिंग इंडस्ट्री में सारे देसी बंदे हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं। वो लोग क्या करते हैं कि लेट्स से अगर कोई बंदा मिलता है उनको, ठीक है, कोई बंदा मिलता है तो वो क्या करेंगे कि जॉब होती है उनके पास, उनको ऑलरेडी ट्रक ड्राइवर्स तो चाहिए होते हैं और एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो वेल एंड गुड। लेकिन वो क्या करते हैं, इस चीज़ को बेच देते हैं, इलीगल जो है ये इलीगल होता है, इस चीज़ को बेच देते हैं। अब होता क्या है कि लेट्स से कोई आपको कह रहा है 40,000 50,000 कैनेडियन डॉलर के अंदर कोई ट्रक का LMI आ रहा है। होता क्या है, ये 40-50 हज़ार नहीं जाता एम्प्लॉयर को, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ट्रक के जो LMIs होते हैं, ट्रक के या कोई भी वर्क परमिट जो LMIs होते हैं, ये इतने सस्ते नहीं होते। ये 40-50 हज़ार डॉलर से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। आप ये जो 4 लाख 5 लाख ये 2 लाख दे एजेंट ने दे दिए, 200, कई लोग बोलते हैं $200 ले लिए एजेंट ने, बोलता है वीज़ा लगा देगा। अरे यार मेरी बात सुनो, कनाडा की टिकट कितने की आती है, आप जरा सोचें, कनाडा की टिकट कितनी की आती है, यहाँ पर रहने का खर्चा कितना है, तो ये आपके 3-4 लाख रुपए तो ऐसे खर्च हो जाएंगे। और कोई आपको कह रहा है कि आपको 4-5 लाख रुपए, नहीं, ये 4-5 लाख रुपए में कोई आपको वीज़ा दिला देगा। ये सब फेक है, ये सब पता नहीं कहीं दिल्ली में किसी पहाड़गंज में बैठ के कोई कंप्यूटर में टाइप करके आपको भेज रहा है सील वील लगा के, और आप सोच रहे हो कि भाई ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब फेक होते हैं। इसकी कहानी स्टार्ट होती है 40-50 हज़ार डॉलर से, और ये 40-50 हज़ार डॉलर भी ये लोग कैश मांगते हैं, कनाडा के अंदर कैश मांगते हैं। ये नहीं कि आप इंटरनेट से ट्रांसफ़र कर दो, बिकॉज इट्स इलीगल, ठीक है। ये सब फुगाजी है, कुछ दिखता नहीं है इसके अंदर, तो ये सब इलीगल होता है। उनको चाहिए होता है कि 40-50 हज़ार डॉलर उनका आदमी यहाँ पे कैश दे और उसके बाद इस चीज़ को सेल करें, विच इज़ इलीगल। बहुत सीरियस ये है ना क्राइम है, यहाँ पे कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊँगा क्या क्या प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो अब लेट्स से 40-50 हज़ार डॉलर किसी ने दे दिया। अब ये पैसा क्या होता है, ये पैसा शेयर होता है। एम्प्लॉयर के पास इतना पैसा नहीं जाता, एम्प्लॉयर के पास जाता है सिर्फ 20,000 डॉलर। 20,000 डॉलर एम्प्लॉयर के पास जाएगा। अब वो बंदा जिसने अरेंज किया उसको 10,000 डॉलर जाता है। अब इसमें अगर कोई कंसल्टेंट है उसको 10,000 डॉलर चला जाएगा। तो ऐसे करके ये जब तरबूज कटता है तो सब में बढ़ता है। तो ये कहानी होती है इसके अंदर। और तो गाइस ऐसे ये जो है ना, ये शेयर होता रहता है ये सारी चीज़ें। अब ये बात करते हैं कि क्या सेफ़ है या नहीं है। गाइस पहली चीज़ कि ये जो LMIA वर्क परमिट होते हैं, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयर से नहीं आते हैं। इसके अंदर कई लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये सारी डीलिंग कैश में होती है, विच इज़ अ सीरियस, विच इज़ अ क्राइम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पहली चीज़। और वो बंदा आज नहीं तो कल तो पकड़ा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, पकड़े कौन जाते हैं, एजेंट पकड़े जाते हैं, या फिर कहीं कुछ बंदे ने कुछ प्रॉब्लम कर दी, कुछ ऐसा कोई गलत बंदा यहाँ पे आ गया। तो ये जो चेन होती है ना, ये जो जितने भी एजेंट और ये कंसल्टेंट और ये एम्प्लॉयर, सारों की ये जो चेन है ना, ये चेन सामने जाती है और सारे के सारे पकड़े जाते हैं। और अगर आप इस चीज़ में पकड़े गए वर्क परमिट के अंदर और गवर्नमेंट को पता चला कि आपने पैसे दे के आप यहाँ पे आए हो और आपने जॉब ली है, आप इमीडिएटली डिपोर्ट तो होंगी और सीरियस केस भी चलेगा, बहुत सारे फाइन्स भी हो सकते हैं, आप लाइफ लॉन्ग के लिए बैन भी हो सकते हो कनाडा के अंदर। अब ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आ गए और 1-2 साल के अंदर, नहीं, अगर आप 10 साल पहले भी यहाँ पे आए हैं और आपने ऐसे किसी को पैसे दे के आप आए हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इन चीज़ों में ना जाएं। दिस इज़ नॉट अ सेफ रूट, दिस इज़ नॉट अ शॉर्टकट। सब लोग सोचते हैं ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट नहीं है, बहुत लॉन्ग कट है। आपके सारे जो ड्रीम्स है ना वो कहीं और ले जाएंगे एजेंसी वाले, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और जितने भी लोग कहते हैं लेबर जॉब, हेल्पर जॉब, ये छोटी जॉब, फ्रूट पिकर, भाई ऐसे चीज़ों के LMI वर्क परमिट लगते ही नहीं है। वर्क परमिट, कनाडा के जो वर्क परमिट होते हैं वो मिलते हैं हार्ड जॉब्स के लिए, कुछ ऐसे जॉब जो नहीं कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पे कनाडा के अंदर परमानेंट रेजिडेंट हूँ, ऐसी कोई जॉब जो मैं नहीं कर सकता, लेट्स से ट्रक चलाना, अगर मैं हर कोई ट्रक नहीं चला सकता, तो उसके लिए फॉरेन वर्कर से आते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि देसी बंदे इन्वॉल्व हैं तो वो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। या फिर लेट्स से कोई शेफ़ हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्क परमिट और LMIs देखे हैं वो देखे हैं शेफ़,
शेफ़ जो कुक की बात कर रहा हूँ, कुक और ट्रक ड्राइवर्स, इसके सबसे ज़्यादा मैंने देखे हैं। ट्रक ड्राइवर जो फ़ॉरेन जो अपने मिडिल ईस्ट से आते हैं, उनके मैंने सबसे ज़्यादा देखे हैं। लेकिन होता क्या है, ये ईज़िली मिलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि फुगासी है, सब कुछ फुगासी है। गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि ये कहाँ से चली। गवर्नमेंट को पता है कि ये इन सब में ये धांधली होती है, इसलिए उन्होंने अब ये प्रोसेस थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया है और इसमें वेरिफिकेशन हो गई। लेकिन ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट को वो कैश नहीं कर पाते, क्योंकि सब कुछ कैश है, सब कुछ कैश दिख रहा है। वो यहाँ पे पेमेंट देते हैं, कैश दे देंगे, और उसके बाद आप कहीं पे क्या कंप्लेन करोगे। और आप और इसमें क्या होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं ना गाइस, ये जो एम्प्लॉयर जो भी ऐसे पैसे दे के आते हैं यहाँ पे वर्क परमिट होल्डर्स, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, ठीक है। आपको जो आपका वर्क परमिट LMI ये निकलेगा एक जैसे ट्रकिंग के अंदर ही, ट्रकिंग के अंदर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा कि आपको 40 सेंट्स देंगे, 30 सेंट्स देंगे, लेकिन आपको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 12 सेंट्स, ठीक है। पेरोल जो होगा वो कहीं और स्टार्ट हो जाएगा आपका, लेकिन पैसा जो है आपको यहाँ से मिलता है। अब मैं बात करता हूँ गाइज़, कई लोग कहते हैं जॉब बैंक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जॉब बैंक के अंदर अप्लाई करके जॉब मिल जाएगा। ये क्या होता है, किसी को बाहर से हायर करना है तो उसको पहले यहाँ पे इंटरव्यू लाइनअप करना है। इंटरव्यू लाइनअप करने के बाद उसको जॉब बैंक के अंदर एडवर्टीज़मेंट करना है, यहाँ पे ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, उसके बाद ही वो कर सकता है। तो ये जॉब जो होती है, लेट्स से अगर किसी कुक को हायर करना है, तो कुक को हायर करना है, वो जॉब ऑलरेडी उसने सेटिंग कर रखी है किसी बंदे से, 40-50 हज़ार या फिर 20 हज़ार में सेटिंग कर रखी है, तो वो जॉब बैंक में अप्लाई करेगा, उसके अंदर सारी डिटेल डालेगा, और पूरी जनता जो है वो एडवर्टीज़मेंट को देखेगी। लेकिन वो एडवर्टीज़मेंट ऑलरेडी रिजर्व्ड है ज़्यादातर, जितना मैं जितना जानता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ गाइज़, मेरे को 100% लेने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो एड्स चलते हैं, स्पेशली जॉब बैंक के अंदर भी, ये सारे जो है ना दिखावटी होते हैं, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि भाई हमने ऐड डाला, बंदे मिल नहीं रहे, और यहाँ पे बेचारे इंटरव्यू भी लाइनअप करते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको बता दिया, जॉब बैंक के अंदर जितने भी एडवर्टीज़मेंट आप देखते हो, ज़्यादातर ये यहाँ के एजेंट ही चलाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ना पड़ें। और ये जितने भी लोग कहते हैं 4 लाख 5 लाख या फिर $200 $300 दे के, $1000 दे के आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है गाइज़। वर्क परमिट LMIA की जो एक्चुअल फ़ीस है वो है $1000 जो एम्प्लॉयर को पे करनी पड़ती है, और फॉरेन वर्कर का टिकट भी जो है एम्प्लॉयर को लेना पड़ता है। यहाँ पे आके अकोमोडेशन भी उसको अरेंज करवा के देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ करनी पड़ती है, लेकिन कोई करता नहीं है गाइस, क्योंकि ये हमारे देसी बंदे ही हैं और लेने वाले भी देसी बंदे ही हैं, और इसी वजह से ये धांधली चलती जा रही है। तो ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। मैं ये कहूँगा कि देने वाले से ज़्यादा लेने वाला बेवकूफ़ है, क्योंकि देने वाला तो चलो ठीक है, वो तो समझदार है। अगर कोई ट्रक का LMIA निकालेगा, उसको अगर चलो $20,000 भी मिल जाता है सब कुछ कट कटा के, वो उस पैसे को ट्रकिंग में इन्वेस्ट करेगा, ट्रक खरीदेगा, और इससे अपना बिज़नेस बढ़ाएगा। और ट्रकिंग बिज़नेस ऐसा है उसमें जितना पैसा डालो उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप 50,000 डालो, डबल ट्रिपल उसमें मिलेगा। तो वो हमेशा उनकी जो है ना रिक्वायरमेंट लगती है। और ट्रकिंग के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं यार, मैं आपको बताऊं, वो छोटी छोटी चीज़ के लिए पैसे काटते हैं। आपने अगर कोई ट्रक में थोड़ा सा कुछ ट्रेलर को टच कर दिया या कोई डैमेज हो गया, उसके भी पैसे काटते हैं, है ना। और आपका पैसा भी होल्ड करते हैं, है ना। आप जैसे 4 ट्रिप आपने करी तो 4 ट्रिप में से 2 ट्रिप का पैसा आपका होल्ड करेंगे, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट जो हैं 4 ट्रिप वापस करोगे तो पिछले वाले जो 2 का होल्ड किया उसका आपको देंगे। कई सारे कॉम्प्लिकेशंस है, और इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे तो एम्प्लॉयर्स हैं, ये कहाँ से आपको फ्री में दे देंगे यार। ये सब फालतू की बातें, टाइम पास की बातें। यूट्यूब में टाइम पास करने वाले भी बहुत हैं, यूट्यूब में टाइम पास कराने वाले भी बहुत हैं। कई लोग बोलते हैं शानू पाजी हेल्प कर दो ना, वीज़ा लगवा दो, वर्क परमिट लगवा दो। भाई तेरे पास $40-50 हज़ार हैं, पहली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो फिर फालतू वीडियो देखना यार, टाइम पास क्यों कर रहा है। और दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ वैसे इलीगल है, और मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं हूँ यहाँ पे जो जिसे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। मैं ट्रक का LMIA या फिर किसी भी तरह का वर्क परमिट या फिर किसी भी तरह की इमिग्रेशन सर्विस, मैं उसके लिए लाइसेंस ही नहीं हूँ। और रही बात वर्क परमिट, ये जिस तरीके से धांधली है, ये वैसे इलीगल है। मैं ये काम करने तो यहाँ पे आया ही नहीं हूँ, तो मैं ये जब काम करता ही नहीं तो मैं लोगों से क्यों बात करूँ। सेंस है ना, साफ बोलो, सुखी रहो। तो जिसको बुरा लगे लगे। चलेंगे, अब बात करते हैं टैक्सेस। यहाँ पे कितने टैक्स करते हैं। लोग सोचते हैं यहाँ पे आके वो अमीर बन जाएंगे। यार यहाँ पे आप अगर $1 लाख भी अगर आप कमा रहे हो ना, तो आपका 30-40 हज़ार तो कम से कम आपका टैक्स में लग जाएगा। कितने तरह के टैक्स हैं, मैंने रिसेंटली बताया था आपको। फेडरल टैक्स, CPP टैक्स, प्रोविंशियल टैक्स, इतने सारे टैक्स है। कटकुटा के क्या मिलेगा आपको। आप अगर 40-50 हज़ार डॉलर अगर आप कहीं पे स्पेंड करते हो, कोई एजेंट आपको दे देता है
पहली चीज़ तो इलीगल है, सेफ़ नहीं है, पकड़े जाओगे, आज नहीं तो कल तो पकड़े जाओगे, एक जने कहीं पर छापा पड़ गया तो सारे पकड़ में आ जाओगे। और दूसरी चीज़, वो उतना पैसा कमाने में कितना टाइम लग जाएगा आपको, ये भी तो सोचो आप। तो ये एक चीज़ है। और वर्क परमिट इंडिया से कनाडा का लगता है कि नहीं लगता है? सबसे पहली बात तो बहुत मुश्किल है इंडिया से, लेकिन लगते हैं, ऐसा नहीं है। कुक, शेफ़, मैंने बहुत से शेफ़ देखे हैं जो आए हैं ना, मैकेनिक्स मैंने देखे हैं जो रियल मैकेनिक्स हैं। लेकिन वो कैसे आते हैं, उनका कोई ना कोई जानकार होता है, कोई उनका रिलेटिव होता है, कोई उनका बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड होता है, कोई ना कोई एक यहाँ का रेजिडेंट इन्वॉल्व होता है जिससे उनको मिल जाता है। कई बार फ्री में भी मिल जाते हैं, कई शेफ़ जो होते हैं फ्री में भी आ जाते हैं यहाँ पे, बिना पैसे दे उससे आ जाते हैं। लेकिन ये लॉटरी खोलने वाली बात है, लॉटरी किसी की लग गई तो लग गई। अब कई लोग पूछ रहे हैं ट्रकिंग स्कूल से, यार मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेरे से ट्रकिंग स्कूल मत पूछो। यहाँ पे आधे से ज़्यादा सारे के सारे मतलब पैसा लूटने के लिए बैठे हैं, डाकू हैं सारे। तो मेरे से मत पूछो ट्रकिंग स्कूल का, मेरा खुद का एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे से मत पूछो। मैं अगर किसी को बता दूँ, हाँ मेरे कहीं अब फ्रेंड्स बने जो ट्रकिंग स्कूल यहाँ पे चलाते हैं, मैं अगर किसी को बोलूँ कि यार यहाँ पे जाके आप कर लो ट्रेनिंग, जो अच्छी तरीके से सिखाते भी हैं, जो आपको ढंग से सिखाते हैं, जो मैंने पॉइंट्स अपनी वीडियोस में बताए वो सब चीज़ें सिखाते भी हैं आपको। लेकिन मैं क्यों बताऊँ, पता चले वहाँ जाके वो भी, उसके भी जैसे स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएं, वो भी ऐसे काम करने लगे। तो मैं भाई किसी को सजेस्ट नहीं करता, आप यहाँ पे आओ, आके देखो जो मैंने पॉइंट्स बताएं अपनी वीडियोज़ में, पुरानी वीडियोज़ में, मैं यहाँ पे ऊपर भी डाल दूँगा कार्ड के अंदर, वो वीडियोज़ देखो। आपको लगता है तो ठीक है, आप ज्वाइन करें, लेकिन मेरे से प्लीज़ ना पूछें ये सब चीज़ें। और अब बात करते हैं फेक जॉब्स का। फेक जॉब्स, मेरे पास इतने सारे ईमेल्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं चेक करके बताओ शानू जी, चेक करके बताओ सही है कि नहीं है। भाई मेरे पास अगर टाइम होता ना, मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता जहाँ पे आप अपलोड करो और आप देख लो कि है ना ये सारी चीज़ें सही है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अभी तक मेरे पास जितनी भी जॉब ऑफ़र्स के जो लोगों ने भेजे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सब के सब फर्जी, फेक हैं, सब फेक हैं। ये आपको लग रहा होगा, मेरे को अभी तक मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं यार, 3.5 मिलियंस व्यूज़ हैं मेरे चैनल पे। अगर आप मेरा नाम टाइप करो तो सारे के सारे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुल जाते हैं, देखते हैं, लोग जानते हैं मुझे। इतने सारे लोग मुझे रोज़ कांटेक्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, कम से कम 45,000 ईमेल, अनरीड ईमेल्स पड़ी होंगी मेरे पास अभी। मैं आपको इसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। सब के सब फेक हैं, वो सिर्फ आपसे पैसा लूटना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि लोग पागल हैं, लोग इस चीज़ के लिए पागल हैं यहाँ आने के लिए, और वो वर्क परमिट शॉर्टकट के लिए देखते हैं। ये शॉर्टकट नहीं है, ये एक लॉन्ग कट में चला जाएगा, ठीक है। वर्क परमिट जेन्युइन तरीके से किसके लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो देखा है वो देखे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के जो बंदे हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एज कम है, वो लोग यहाँ पे आते हैं कई बार, लेकिन उसमें भी बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। ज़्यादातर लोग मैंने यहाँ पे गाइस जो देखे हैं वो देखे हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, स्टडी के लिए आते हैं। मैं खुद इस प्रोसेस में नहीं आया, मेरे को भी कई लोगों ने सजेस्ट किया था, मैं खुद इस प्रोसेस में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए मैंने अपनी वाइफ को भेजा। मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि भाई मैं पैसा कमाऊंगा जितना हो सके, ठीक है, पैसा कमाऊंगा, उसके बाद तू जा पढ़ाई कर, और उसके बाद हम दोनों यहाँ पे अच्छी लाइफ जी लेंगे। ऐसा नहीं है, कनाडा का इमिग्रेशन बुरा नहीं है, गलत नहीं है, वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि सही बंदे हैं, ऐसे नहीं पैसे वैसे दे के आ जाएँ, ये नहीं। इसलिए लोग कहते हैं कि ना, इसलिए यहाँ पे अभी तक इतने मतलब 40 मिलियन पॉपुलेशन भी नहीं हुई, क्योंकि सही लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, सही लोगों को वो बुलाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। जॉब के बेस पे नहीं देखें आप, वर्क परमिट के बेस पे बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैं जब खुद नहीं आ पाया तो क्यों मैंने इतने पैसे खर्च करे। मेरी वाइफ को पढ़ाने में, मेरे को यहाँ सेटल होने में कम से कम भी नहीं तो 30 से 40 लाख रुपए कम से कम खर्च हो गया होगा, ठीक है। मैं 40 लाख रुपए लेके आया था इंडिया से, और वो पूरा का पूरा पैसा फिनिश। वाइफ की स्टडीज़, यहाँ पे घर, यहाँ पे गाड़ियाँ, यहाँ पे आने के बाद मेरी फ़र्स्ट जॉब, आप देखें मैंने क्या क्या जॉब करा है। कोई मुझे जानता ही नहीं है, बस ऐसे ही कमेंट लिखे जा रहे हैं। कैनेडियन शान को कुछ पता नहीं है, ये नहीं पता। तुम पहले देखो तो सही, मेरी हिस्ट्री तो देखो, क्या था क्या नहीं था, उसके बाद आज मैं किस लेवल तक पहुँचा हूँ, ठीक है। मुझे आज भी याद है, इंडिया में हमारे घर पे कलर टीवी नहीं हुआ करता था, ठीक है, कलर टीवी नहीं हुआ करता। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खड़े होता था, एक घर पे कलर टीवी चल रहा होता था, पैसे वाले लोग थे, मैं देखता रहता था वहाँ पे। हर रोज़ वहाँ पे उस समय जी हॉरर शो आता था रात को, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं देखता था। और उसके बाद अचानक से वो लड़की आती थी, दरवाज़ा बंद कर देती थी। मुझे बड़ा बुरा लगता था, यार मैं तो बाहर खड़े होकर देख रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं दिखा रहे वो, ठीक है। ऐसे हमारा बचपन निकला है गाइज़। मैं कोई अमीर फैमिली से नहीं हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे ये इंटरनेट पर होना भी पसंद नहीं है, मैं गरीब था, ये था वो था, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से था। लेकिन आज मैं जो भी हूँ अपने दम पे हूँ, किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाया मुझे। जब मैं यहाँ पे अपनी वाइफ को भी भेजा था, जब मैंने भी अपनी
जो जर्नी स्टार्ट करी थी उस वक्त कोई हिंदी चैनल नहीं था। उस वक्त सिर्फ एक ही चैनल था, एक हस्बैंड वाइफ बनाते थे, इंग्लिश में वीडियो बनाते थे, और वो भी 2017 में उन्होंने स्टार्ट किया था वो बनाना। उससे पहले तो मेरी तो जर्नी 2014-2013 से स्टार्ट हुई थी। उस समय तो बस ये गोरों के चैनल होते थे, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता था, घुमा फिरा के बातें करते थे, और वो जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होते थे, इतने टेक्निकल होते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन आज आपके पास चैनल है, अच्छे लोग हैं जो आपको रियलिटी में सब चीज़ बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और इन चीज़ों में जाएं। वर्क परमिट और इस सब में नहीं जाके स्टडी परमिट इज़ दी बेस्ट, पहली चीज़। नहीं तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में, अगर आप पढ़े लिखे हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में आप अपनी फ़ाइल लगाएं, आइल्स वगैरह दे के आप अपनी फ़ाइल लगाएं। इंडिया में ऐसे किसी एजेंसी के पास ना जाएं जो कहें आपको ठीक है आपका सब कुछ ठीक है, आप आइल्स ले आओ, 8 पॉइंट आप आइल्स में ले आओ, या आप 6 पॉइंट आप आइल्स में ले आओ। आइल्स एक अलग चीज़ है। आप अपनी पूरी की पूरी पॉइंट्स एक्सप्रेस एंट्री कैलकुलेटर में जाएं, उसमें आप थोड़ा सा वर्कआउट करें कि मेरे इतने पॉइंट्स हैं, मैं अभी किस सिचुएशन में हूँ। आइल्स देने से भी काम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने कई बार दिल्ली तो हब बन चुका ना, दिल्ली और अपना मोहाली, ये तो हब है एजेंसी का। वो लोग क्या करते हैं, 2-3 लाख का ना आपसे पैसे हट लेंगे PR के नाम पे, कनाडा PR के नाम पे, और वो कहेंगे कि आप ना 7 स्कोर करो। आपसे इंग्लिश में बात करके उनको पता चल जाएगा आपकी इंग्लिश कितनी है, आपके 7 आइल्स में आने नहीं है, आप कभी 7 लेके आ ही नहीं पाओगे। 1-1.5 लाख रुपए आप उनको दे दोगे, और उसके बाद वो आपका पैसा होल्ड करके रख लेंगे, ठीक है। और तो आइल्स भी एक पार्ट है, लेकिन आइल्स से ही नहीं होगा। आपको सारा चीज़ देखना, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी जो एज कितनी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, और आपका आइल्स कितना है, ऐसे करके PR बनते हैं। और कनाडा के बाहर से जो लोग डायरेक्टली PR बन के आते हैं, इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आते हैं कई लोग। लेकिन देखें आप, अब थोड़ा सा रिसर्च करें। ये जो लोग खुद अपनी वेबसाइट बना देते हैं, कई यूट्यूबर्स ने अपनी वेबसाइट बना दी, ऐसे जगह नहीं। आपको जाना है कनाडा इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है, CIC की जो वेबसाइट है, उसमें जाके ही आपको सीखना है इस प्रोसेस को। यूट्यूबर्स को नहीं पता कुछ भी, यूट्यूबर सिर्फ वो वेबसाइट में देके कॉपी पेस्ट करके सब कुछ डाल देते हैं। आपको अपना वर्कआउट करना है कि आप इस सिचुएशन में क्या हैं। अगर आपकी पढ़ाई कम है तो आप कितना पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी जो लोग 18 साल 19 साल के जो लोग हैं, मेहनत करें गाइस। मैंने भी मेहनत करी है, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। हो सकता है कल मैं यूनाइटेड स्टेट्स में जाके सेटल हो जाऊँ, हो सकता है मैं वहाँ पे जाके अपना लाइफ करूँ। तो मैं भी हर चीज़ सीखता रहता हूँ, कहाँ पे जाके क्या करना है। अभी मैं USA का इमिग्रेशन सीख रहा हूँ, ठीक है। और यही है कि अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूँ, इस दुनिया में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, अगर कनाडा नहीं है तो इससे अच्छी जगह हो सकती है। ऐसे पागल ना बने, ऐसे बिल्कुल क्रेज़ी ना हो इस प्रोसेस के लिए कि सब कुछ अपना बिल्कुल ना मतलब लोग लूट लें आपको, ठीक है। मैं भी UK में जाके सेटल होना चाहता था, मैं भी UK सिटीजन होना चाहता था, लेकिन आज मैं कहाँ बैठा हूँ, आज मैं कनाडा में बैठा हूँ। लेकिन आज मुझे लगता है मैं ज़्यादा खुश हूँ जब मैं UK में गया और जब मैंने देखा वहाँ पे चीज़ें सब कैसी हैं। तो हर चीज़ अच्छाई के लिए होती है। वो कह रहे हैं कि भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये आप मुस्कुरा रहे,